Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel, Prabhavi Educational. And in this video, we are going to discuss about Parliament. This is chapter 22.3. इससे पहले की सारी वीडियोस देख लेना, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट। इंडियन पॉलिटी की ये सीरीज है, रेफरेंस है लक्ष्मीकांत की बुक का। यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये किताब, या फिर किसी भी स्टेट की सिविल सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जिसका रेफरेंस मैंने लिया है इस इन वीडियो सीरीज के लिए। तो चैनल पे अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। एंड पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हैं, दिस इज आवर स्टाइल ऑफ लर्निंग। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे क्वालिफिकेशंस एंड कुछ डिसक्वालिफिकेशन जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों हाउसेस के होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों के मेंबर्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, शॉर्ट में एमपी कहा जाता है। ठीक है, एमपी ऑफ लोकसभा, एमपी ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट में दोनों सदन आती हैं। तो इनके कुछ क्वालिफिकेशन है, क्या क्या इनको क्वालिटी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जिसके लिए जो कि कंपलसरी है अगर इनको चुनाव लड़ना है एमपी के लिए। तो देख लेते हैं। एक बंदा अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है एमपी के लिए, तो उसको सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना है। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजनशिप उसके पास होनी चाहिए। दूसरा, उसको चुनाव लड़ने से पहले उसको इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति के सामने ओथ लेना है, अफर्मेशन लेना है। अगर वो ओथ और अफर्मेशन नहीं लेता है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये कुछ कंडीशंस हैं, क्वालिफिकेशन है। तो चुनाव के पहले जब वो बेसिकली जब रजिस्टर करने जाता है अपने आप को एज ए कैंडिडेट, तब उसको ये ओथ लेना पड़ता है किसी व्यक्ति के सामने जो कि चुना जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और वो ओथ में क्या क्या लेता है, तो ओथ में उसका कुछ उसको बेसिकली लेना है टू बियर द ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। विश्वास और निष्ठा, सच्ची निष्ठा उसको रखनी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, इसका वो शपथ लेता है। एंड ही हैज टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये सारी बातें उसको लेनी होती हैं एज ए ओथ। देन नेक्स्ट, कितना एज लिमिट होना चाहिए, तो मिनिमम जो राज्यसभा के लिए 30 साल का होना चाहिए बंदा, अगर वो राज्यसभा के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहा है। या फिर वो अगर लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहा है तो उसको 25 साल का होना है। नेक्स्ट है, यहाँ पे पार्लियामेंट ने कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन रखे हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट। ये एक्ट बना के पार्लियामेंट ने कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन रखे हैं एमपी के चुनाव के लिए। ये एक्ट बना था 1951 में। तो जान लेते हैं क्या क्या एडिशनल जो क्वालिफिकेशन चाहिए क्या क्या रखी गई हैं। तो पहला इसमें है कि अगर कोई बंदा चुनाव लड़ना चाहता है एमपी के लिए, तो सबसे पहले तो उसको या तो वो राज्यसभा से लड़ रहा है या फिर लोकसभा से प्लान कर रहा है लड़ने का, दोनों बूथ हाउसेस के लिए। तो सबसे पहले उसको इलेक्टर होना चाहिए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का, किसी भी कहीं का भी हो। मान लीजिए वो सीट लड़ने जा रहा है, मान लीजिए कि वो लड़ने जा रहा है बनारस का सीट, लेकिन वो बंदा है गुजरात का, वो कहीं का भी इलेक्टर होना चाहिए। वो इलेक्टर मतलब कि वो इलेक्शन के लिए वोट इलेक्टर होना चाहिए, रजिस्टर्ड इलेक्टर होना चाहिए। तो वो या तो गुजरात का हो इलेक्टर या फिर वाराणसी का हो, कहीं का भी कोई मतलब नहीं होता है, बट वो इलेक्टर एक होना चाहिए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तभी वो लड़ सकता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए पहले क्या होता था कि अगर राज्यसभा का किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए आप लड़ रहे हैं, जैसे कि यूपी के लिए 31 सीट है, तो वहाँ पे मान लीजिए यूपी के किसी पर्टिकुलर सीट्स के लिए आप लड़ रहे हैं, तो क्या राज्यसभा के मेंबरशिप पाने के लिए आपको यूपी का होना जरूरी है? ऐसा पहले जरूरी था, लेकिन इसको खत्म कर दिया गया था 2003 में। उसके लिए जो मतलब ही शुड बी एन इलेक्टर ऑफ यूपी, अगर वो यूपी के पोस्ट के लिए लड़ रहा है, उसको खत्म कर दिया गया 2003 में, वो कहीं का भी इलेक्टर हो सकता है। नेक्स्ट है, ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अगर वो उस पोस्ट के लिए लड़ रहा है जिसके लिए वो सीट रिजर्व्ड है। मान लीजिए कोई सीट रिजर्व्ड है वो SC ST के लिए, और वो बंदा SC ST नहीं है, तो वो उस पर्टिकुलर रिजर्व्ड सीट के लिए नहीं लड़ सकता है। तो उसको SC ST कम्युनिटी से होना है, अगर वो सीट उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड है, तो ये जरूरी है। नेक्स्ट है, डिस्क्वालिफिकेशन भी रखे गए हैं, जैसे कि क्वालिफिकेशन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, तो कुछ इनके लिए डिस्क्वालिफिकेशन भी रखे गए हैं। वो क्या क्या है, अगर कोई बंदा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसा ऑफिस होता है
जो कि बेसिकली जहाँ पे सैलरी मिलती है लोगों को, सरकार की होती है वो कई बार, ठीक है। और अगर मान लीजिए यूनियन की है ऑफिस, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की है, या फिर किसी लोकल अथॉरिटी की है, अगर वो वैसे में वो काम कर रहा है, उसके लिए सैलरी उसको मिल रही है उस ऑफिस में, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बेसिकली उसको नहीं रहना है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना है। दूसरा जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो है अनसाउंड माइंड। अगर कोई बंदा पाया जाता है कोर्ट के द्वारा, नॉट कि जनरल कोई भी बोल दे कि आप तो अनसाउंड माइंड हो, कोर्ट के द्वारा जब पाया जाता है कि एक बंदा अनसाउंड माइंड है, मतलब अनस्टेबल है, अनसाउंड है, मतलब उसका दिमाग नॉर्मल नहीं है, तो उस केस में भी उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा फॉर द इलेक्शन, इलेक्शन लड़ने जो जा रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। नेक्स्ट है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जो ऑलरेडी कर्ज में डूबा हुआ है, और उसका जो कर्ज है वो खत्म नहीं हुआ है, उसको उसे पे करना है, और वो बैंकरप्ट है, और इंसॉल्वेंसी अभी तक उसकी हुई नहीं है, तो उस केस में भी उसे डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अगर कोई बंदा सिटीजन नहीं है इंडिया का, नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर उसने वॉलंटरली किसी दूसरे स्टेट का, किसी दूसरे कंट्री का, फॉरेन स्टेट का उसने सिटीजनशिप ले लिया है, तब भी उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। या फिर सरकार को पता चलता है कि वो किसी दूसरे स्टेट के साथ दोस्ती में है, किसी दूसरे स्टेट के साथ वो ऑलरेडी एलिजियंस में है, और हमारे सारे इंफॉर्मेशन वहाँ बताता है, उस केस में भी उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अगर वो किसी भी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी एक्ट के द्वारा, किसी लॉ के द्वारा ऑलरेडी वो डिस्क्वालीफाई है, तब भी उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। नेक्स्ट है एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन भी बनाया है पार्लियामेंट ने अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। तो ये सब कुछ ऊपर वाले जो डिस्क्वालिफिकेशन थे, उसके अलावा कुछ एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन है, वो भी जान लेते हैं। एक बंदा जो चुनाव लड़ना चाहता है मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट का, वो ही मस्ट नॉट फाउंड गिल्टी ऑफ इलेक्शन ऑफेंसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। तो जनरल सी बात है, हर इलेक्शन में कुछ करप्ट प्रैक्टिस माना जाता है, जैसे कि आप वोट खरीद रहे हैं, ऐसी कई सारी एग्जांपल्स है, किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो अगर इलेक्शन के गिल्टी को पाया जाता है तो उस केस में भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ द ही मस्ट नॉट, अगर बंदा कोई लड़ने जा रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, तो ही मस्ट नॉट कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिजल्टिंग इन इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 और मोर ईयर्स, मतलब 2 या 2 से ज्यादा साल के लिए कोई उसको जेल हुआ है किसी भी क्राइम के लिए, किसी भी ऑफेंस के लिए, तो भी वो ग्राउंड माना जाएगा कि भाई ये चुनाव नहीं लड़ सकता है। नेक्स्ट है कि अगर वो फेल हो गया है कि वो इलेक्शन एक्सपेंसेस को बता सके टाइमली इलेक्शन कमीशन को। होता क्या है कि देखिए जो इलेक्शन होती है, इन सब में एक लिमिट है कि आप कितना खर्च कर सकते हैं, उस लिमिट में ही आपको खर्च करना होता है इलेक्शन के द्वारा। कई लोग इसलिए ये लिमिट लगाई गई है क्योंकि कई लोग जो मसल पावर है, मनी पावर है, वो क्या करते हैं, वोट खरीद लेते हैं और अपने पैसे से वोटिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उतना ही खर्च किया जाए जितना की एक लिमिट हो, ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो ये माल प्रैक्टिस होता था उसको खत्म किया जा सके। तो इसके लिए क्या है, वो एक डिटेल लेते हैं इलेक्शन कमीशन वाले कि आप बताइए कि आपने कितना खर्च किया अपने इलेक्शन में, विद इन कुछ टाइम के अंदर ही एक्सपेंस को बताना पड़ता है। अगर वो फेल हो गया बंदा, नहीं बता पाया, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अगर कोई बंदा जिसका इंटरेस्ट है गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर गवर्नमेंट की कोई वर्क है, या फिर गवर्नमेंट का कोई सर्विस है जिसमें उसका ऑलरेडी इंटरेस्ट है, और पता चला इलेक्शन कमीशन को, पता चला सरकार को, इलेक्शन कमीशन को, तब भी उसको माना जाएगा कि ये बंदा इंटरेस्टेड है गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट में, इसीलिए लड़ना चाहता है, एमपी बनना चाहता है, और ये जब एमपी बन जाएगा तो इसका फायदा उठाएगा। तो ये ग्राउंड माना जाता है डिस्क्वालिफिकेशन का। नेक्स्ट है ही मस्ट नॉट बी ए डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट फॉर होल्ड, नॉर ही शुड होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन ए कॉर्पोरेशन जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक जो है, शेयर जो है 25% है, एटलीस्ट 25%। फिर से बताता हूँ, मान लीजिए कोई ऐसी कॉर्पोरेशन है जहाँ पे सरकार का जो शेयर है वो 25% है एटलीस्ट, वहां पे एक बंदा ऑलरेडी मैनेजिंग एजेंट है, डायरेक्टर है, तो क्या वो बंदा इलेक्शन के लिए क्वालिफाई हो सकता है? नहीं, ही शुड नॉट बी क्वालिफाइड, ही शुड बी कंसीडर्ड एज ए डिसक्वालिफाइड पर्सन, बिकॉज अगेन उसका इंटरेस्ट रहेगा, तो इसको डिसक्वालीफाई माना जाएगा। नेक्स्ट है ही मस्ट नॉट बी डिसमिस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट सर्विसेज में वो डिसमिस नहीं होना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ करप्शन या फिर डिसलॉयल्टी टू द स्टेट। मान लीजिए कोई भी सर्विस कर रहा है वो, रेदर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट की कोई भी सर्विस कर रहा है, वहां पे उसने करप्शन किया है,
और उसके करप्शन को पकड़ा गया है वहाँ पे, या फिर उसने डिसलॉयलिटी दिखाई है स्टेट की, वो अगेंस्ट में काम किया है कंट्री के, तो उसको फिर अगेन डिसमिस माना जाएगा फॉर द एमपी पोस्ट। नेक्स्ट है, ही मस्ट नॉट बी कन्विक्टेड फॉर प्रोमोटिंग इनमिटी। इनमिटी का मतलब है दुश्मनी, एक दो ग्रुप के बीच में, कम्युनिटी के बीच में, हिंदू मुस्लिम या किसी भी तरीके की इनमिटी उसको नहीं फैलानी है। नेक्स्ट है, ही मस्ट नॉट बी पनिश्ड फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी, डॉरी एंड सती। इनको माना जाता है सोशल क्राइम। जो बंदा ये क्राइम करता है, जो अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहा है या फिर उसको प्रीच कर रहा है, उसको पढ़ा रहा है लोगों को, तो उसको भी माना जाता है कि ये बंदा डिस्क्वालीफाई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। अब देखिए, कोई बंदा डिस्क्वालीफाई कब होगा, कैसे होगा, तो फाइनल अथॉरिटी कौन है, तो इस केस के लिए डिसीजन लेने के लिए फाइनल अथॉरिटी है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का डिसीजन जो होगा फाइनल होगा, लेकिन इसके लिए उनको कंसल्ट करना होता है इलेक्शन कमीशन का, और वो कंसल्टेशन जरूरी है। नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या है? डिफेक्शन बेसिकली जनरल टर्म में समझो तो दल बदल से जो होता है डिफेक्शन कहते हैं। पहले क्या होता था कि कई बार ऐसा हुआ कि जब एक पार्टी की मेजोरिटी नहीं होती थी पार्लियामेंट में या फिर लोकसभा में किसी में भी, तो होता क्या था कि नंबर ऐसे होते थे कि एक दो भी मेंबर इधर उधर हो जाए तो सरकार गिर जाती थी। उस केस में क्या होता था कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के मेंबर को इन्फ्लुएंस करती थी कि आप उस पार्टी को छोड़ के मेरे पार्टी में आ जाओ ताकि मेरा नंबर बना रहे और मेरी सरकार चलती रहे। इसके लिए क्या करते थे, उसको इम्पोर्टेंट पोस्ट दिया जाता था, मिनिस्ट्री दिया जाता था, और वो बंदा डिफेक्ट करता था, एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में आ जाता था। तो ये गलत प्रैक्टिस है, ये सही नहीं था, और इसके लिए डिफेक्शन लॉ लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। और उसके द्वारा कुछ प्रोविजंस है कि बंदा क्या करेगा तो उसको माना जाएगा कि उसने डिफेक्ट किया है, और वो ग्राउंड है मैं आपको बता दूंगा। तो इसको रखा गया 10th शेड्यूल में, इसका जो प्रोविजन है डिफेक्शन का 10th शेड्यूल में रखा गया है। इसके कुछ ग्राउंड है वो जान लीजिए। जब एक ग्राउंड है कि जब बंदा कोई ऑलरेडी एमपी है, वो अगर वॉलंटरली मतलब जानबूझ के अपना मेंबरशिप छोड़ देता है पॉलिटिकल पार्टी का, और वैसी पॉलिटिकल पार्टी का जो जिसके सीट पे वो लड़के जीत के आया है उसके ही मेंबरशिप को छोड़ देता है, तो उस केस में माना जाएगा कि वो बंदा डिफेक्शन किया है और उसका पोस्ट जो है वहाँ पे उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एज ए मेंबर। तो ये एडिशनल ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट है डिफेक्शन का जो ग्राउंड, वो है अगर मान लीजिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से चुना हुआ कोई एमपी है, और वो पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि आज वोटिंग होनी है किसी भी मुद्दे पे, उस वोटिंग में वो वोट ही नहीं करता है या फिर अगेंस्ट वोट कर देता है या फिर अब्सटेन हो जाता है, उसमें आता ही नहीं है, तो उस केस में भी माना जाएगा कि वो बंदे ने डिफेक्शन किया है। नेक्स्ट है कोई बंदा इंडिपेंडेंटली मतलब किसी पार्टी के बिना वो अकेले चुनाव लड़के जीत के आया है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था और उसने जीत भी लिया इलेक्शन। अगर वो आने के बाद चुनने के बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, किस केस में होता है जनरली, जब इंडिपेंडेंट बंदे होते हैं तो उनको मिनिस्ट्री देने की कोशिश करती है पॉलिटिकल पार्टियां ताकि वो उसको ज्वाइन कर लें, उसके साथ मिल जाए। तो वो अगर ऐसा करता है तो डिफेक्शन माना जाएगा और उसकी जो मेंबरशिप है वो रद्द हो जाएगी। नेक्स्ट है, इफ ए नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। नॉमिनेशन कौन करता है? नॉमिनेटेड मेंबर चुने जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2। तो मान लीजिए ऐसा कोई बंदा जो नॉमिनेट हुआ है प्रेसिडेंट के द्वारा और उसने 6 महीने के बाद, एक्सपायरी ऑफ 6 महीने, उसने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, तो उसको भी माना जाएगा कि इसका भी जो है मेंबरशिप रद्द कर दो और ये डिफेक्शन के अंडर आता है। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन है डिस्क्वालिफिकेशन का ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, वो प्रेसिडेंट के पास नहीं है एक्सट्रीम पावर, वो किसके पास है? चेयरमैन के पास है। अगर वो डिफेक्शन होता है राज्यसभा के मेंबर के द्वारा तो चेयरमैन उसका फाइनल डिसीजन देगा, या फिर वो अगर डिफेक्शन का केस होता है लोकसभा में तो स्पीकर के पास फाइनल पावर है कि वो बंदे ने डिफेक्ट किया है कि नहीं, वो डिसीजन जो होता है स्पीकर का होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि इसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर रखना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर रखा है। जो पावर ऑफ चेयरमैन एंड स्पीकर है जो कि डिसाइड करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द डिफेक्शन, उसको रखा गया अंडर जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है, कब कब कौन से ग्राउंड है जिन ग्राउंड पे माना जाएगा कि जो मेंबरशिप है वो वैकेंट हो गई है, जो सीट है वो वैकेंट हो गया है। तो पहला इसमें ग्राउंड है डबल मेंबरशिप। देखिए
इसके लिए ऐसा है कि जब भी कोई बंदा, कोई पर्सन है जो दोनों हाउसेस से चुना जाता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस से चुना गया है, तो उसको 10 दिन के अंदर अपना डिजायर बता देना है कि मैं किस हाउस में काम करना चाहता हूँ। अगर वो नहीं बताता है, डिफॉल्ट हो जाता है, तो यहाँ पे ये माना जाएगा ऑटोमेटिकली कि उसका जो सीट है राज्यसभा का वो खत्म हो गया है, वो वैकेंट हो गया है। तो ये एक कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन है जब कोई सिटिंग मेंबर है किसी भी हाउस का हो, या तो लोकसभा से सिटिंग मेंबर है या राज्यसभा से सिटिंग मेंबर है। अगर वो लोकसभा से सिटिंग मेंबर है और उसने दूसरे सदन मतलब राज्यसभा का भी मेंबरशिप वो जीत गया, वो इलेक्ट हो गया वहां से भी, तो उस केस में उसका फर्स्ट हाउस वैकेंट हो जाएगा, मतलब कि वो लोकसभा का उसका जो दावेदारी है, जो मेंबरशिप है, वो खत्म हो जाएगी। अगर मान लीजिए वो राज्यसभा से है और वो लोकसभा का जीत गया, सिटिंग मेंबर है राज्यसभा का और लोकसभा का वो जीत गया, तो उसका राज्यसभा का मतलब फर्स्ट हाउस का सीट जो है वैकेंट माना जाएगा। नेक्स्ट जो कंडीशन है इसमें, अगर कोई बंदा दो सीट किसी भी हाउस की, या तो लोकसभा की या राज्यसभा की, मान लीजिए राज्यसभा की 2 सीट से वो जीत गया या फिर लोकसभा की 2 सीट से वो जीत गया, तो उसको अपना ऑप्शन देना है कि किस सीट से वो रहना चाहता है। वो वाराणसी सीट से रहना चाहता है या पटना सीट से रहना चाहता है। मतलब एक एग्जाम्पल, दोनों सीट से अगर जीता है तो उसको बताना है। अगर उसने नहीं बताया, वो फेल हो गया, तो माना जाएगा कि उसका दोनों पोस्ट जो है, दोनों सीट जो है वैकेंट हो गया है। नेक्स्ट जो है, एक बंदा जो है, एक पर्सन कैन नॉट बी मेंबर ऑफ बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो साथ साथ में दोनों चीजें नहीं हो सकती है कि आप सेंटर में रहो और स्टेट में भी मेंबरशिप ले रखे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा कोई केस होता है कि पार्लियामेंट में भी कोई बंदा चुना गया और स्टेट लेजिस्लेचर का भी मेंबर है वो, तो उसको बेसिकली उसका जो सीट है पार्लियामेंट का वैकेंट पाया जाएगा अगर उसने रिजाइन नहीं किया स्टेट लेजिस्लेचर से विद इन 14 डेज। तो उसको 14 दिन के अंदर ही स्टेट लेजिस्लेचर से रिजाइन दे देना है, अगर वो पार्लियामेंट का मेंबरशिप अपने खुद को होल्ड करना चाहता है, रखना चाहता है। तो अगर नहीं करेगा तो उसका पार्लियामेंट का सीट वैकेंट माना जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन। अगर कुछ और ग्राउंड जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होते हैं उसके हिसाब से अगर डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, तब भी वैकेंट माना जाएगा उसका सीट। एंड ये इन डिस्क्वालिफिकेशन में जो डिफेक्शन का ग्राउंड है वो भी इंक्लूडेड है, मतलब वो भी ग्राउंड माना जाता है डिस्क्वालिफिकेशन का, डिफेक्शन वाला। नेक्स्ट है, एक बंदा रिजाइन भी कर सकता है। अगर वो रिजाइन करेगा तब भी उसका सीट जो है वैकेंट माना जाएगा। लेकिन रिजाइन करने के लिए उसको लेटर लिखना पड़ता है। अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो चेयरमैन को उसको लेटर देना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि चेयरमैन एक्सेप्ट करें या ना करें। कुछ ग्राउंड पे नहीं भी करते हैं। अगर उनको लगता है कि वॉलंटियरली ये नहीं कर रहा है, किसी के दबाव में कर रहा है, या फिर कुछ कुछ हिडन कारण है, कोई रीजन है जो ये बता नहीं रहा है, ऐसा उनको लगता है, तो वो एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते हैं। सेम केस लोकसभा में भी हो सकता है। लोकसभा का भी मेंबर जो है वो स्पीकर को लिख के अपनी चिट्ठी और रेजिग्नेशन मांग सकता है, लेकिन अगेन स्पीकर के हाथ में है कि वो एक्सेप्ट करें ना करें। नेक्स्ट है, अगर अब्सेंसी हो जाती है तब भी सीट वैकेंट माना जाएगा। अब्सेंट कब माना जाता है किसी बंदे को, जब वो 60 दिन के लिए किसी भी हाउस में, अगर वो मेंबर है उस हाउस में, वो उनकी मीटिंग को अटेंड नहीं करता है बिना किसी परमिशन के, तो माना जाएगा कि उसका सीट वैकेंट है और वो अब्सेंट माना जाएगा बंदा। लेकिन जब कैलकुलेट करेंगे 60 दिन, तो उसमें एक चीज को छोड़ देना है, मतलब उसको काउंट नहीं करना है। वो क्या है कि कई बार हाउस प्रोरोग हो जाती है, स्थगित हो जाती है, फिर जोन हो जाती है फॉर मोर देन 4 consecutive डेज, तो उस पीरियड को उसमें ऐड नहीं करना है। जब भी 4 से ज्यादा दिन के लिए अगर हाउस प्रोरोग होती है तो उसको ऐड नहीं करना है, या फिर एडजोर्न होती है तो उसको ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट है, अदर कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे वैकेंसी मानी जाती है। जब इलेक्शन किसी पार्टिकुलर बंदे का माना जाता है कि इसका इलेक्शन तो यार गलत तरीके से हुआ है, कोर्ट ये डिसाइड करती है, तब भी उस पार्टिकुलर सीट को वैकेंट पाया जाता है, माना जाता है। अगर कोई बंदा एक्सपेल्ड हो जाता है हाउस के द्वारा, देखिए हाउसेस कुछ ग्राउंड्स पे, कुछ सर्टेन ग्राउंड्स हैं उस पे एक्सपेल कर सकते किसी बंदे को, तब भी हाउस को एक सीट वैकेंट पाया जाएगा वहां पे। या तो कोई बंदा इलेक्टेड है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट के लिए, चुन लिया गया और वो मेंबर है किसी भी राज्यसभा या लोकसभा का कोई मेंबर है, और वो प्रेसिडेंट बन गया या फिर वाइस प्रेसिडेंट बन गया, तो उस केस में वो सीट वैकेंट माना जाता है। या तो फिर वो गवर्नर बन गया किसी स्टेट का, तब भी वो सीट वैकेंट माना जाएगा। नेक्स्ट है, अगर वो डिस्क्वालीफाई होता है कोई बंदा, मान लीजिए जो मैंने डिस्क्वालिफिकेशन की पहले जो ग्राउंड बताई थी, उस ग्राउंड पे वो डिस्क्वालीफाई है लेकिन वो इलेक्शन जीत गया है,
और ये पता नहीं चला एक्चुअली कि ये इस मतलब इसने किया है, और पता नहीं चला, और डिस्क्वालीफाइड बंदा इलेक्शन लड़ा और जीत गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई पर्टिकुलर प्रोविजन नहीं है कि कैसे इसको अवॉइड किया जाए, इसके इलेक्शन को रद्द किया जाए। लेकिन पार्लियामेंट के पास पावर था, तो पार्लियामेंट ने मैटर को बेसिकली अंडर डील किया है अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, कि ऐसे बंदे को कैसे हटाया जाएगा। तो यहाँ पे हाई कोर्ट को पावर दिया गया है कि आप जांच कीजिए ऐसे जो केसेस आते हैं जहाँ पे डिस्क्वालीफाइड बंदा पता नहीं चला जीत गया और मेंबर बन गया है, और अब पता चल रहा है, और उस बंदे को कैसे हटाया जाए। तो हाई कोर्ट उसको उस केस को देखेगी, उस पर डिसीजन देगी, और उसको लगेगा कि ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन की, तो वो उसके इलेक्शन को वॉइड कर सकती है। नेक्स्ट है ओथ एंड अफर्मेशन। कोई बंदा अगर चुना जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, तो उसको ओथ एंड अफर्मेशन कंपल्सरी है। हाउस में पार्टिसिपेट बेसिकली ओथ एंड अफर्मेशन लेके ही करता है जनरली बंदा। तो ओथ एंड अफर्मेशन जो है वो प्रेसिडेंट के सामने लिया जाता है, या फिर प्रेसिडेंट किसी बंदे को अपॉइंट कर देंगे, उसके सामने ओथ एंड अफर्मेशन एमपीज को लेना होता है। तो वो क्या क्या लेते हैं ओथ में? अगेन ही शुड बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट ही शुड अपहोल्ड the sovereignty and integrity of India. Next, to faithfully discharge the duty upon which he is about to enter. ये सब ओथ में लेते हैं वो लोग। अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है कि बिना ओथ लिए कोई बंदा पार्टिसिपेट करने लगता है, सिटिंग में जाता है लोकसभा या राज्यसभा, जिसका भी मेंबर है वो वोटिंग भी कर रहा है, उस केस में उसको 500 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा। या तो एक और केस है जिस केस में कोई बंदा ऑलरेडी जानता है कि मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ इस पोस्ट के लिए और मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, बाद में पता चलता है लोगों को कि यार ये तो क्वालिफाइड ही नहीं था, इसने पार्टिसिपेट कर लिया, तो उस केस में भी 500 रुपये जुर्माना उसको देना पड़ेगा। या फिर एक और ग्राउंड है जहाँ पे व्हेन अ पर्सन नोज ही इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम सिटिंग और वोटिंग, पार्लियामेंट के किसी एक्ट के हिसाब से, किसी प्रोविजन के हिसाब से उसको पता है कि वो प्रोहिबिटेड है, लेकिन फिर भी वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तब भी उसको 500 रुपये पर पार्टिसिपेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट है सैलरी एंड अलाउंसेस भी मिलते हैं एमपीज को। कैसे मिलते हैं? तो भाई ये डिसाइड किया जाता है, इट इज डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। बढ़ा है कई बार एंड घटाया भी जा सकता है, लेकिन जनरली बढ़ता है। तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए कोई पेंशन का प्रोविजन नहीं था, पार्लियामेंट ने लेकिन इनको पेंशन दिया है, पेंशन इनको मिलता है, पार्लियामेंट ने ये दिया है। ठीक है, 2018 में इनकी सैलरी 50,000 से बढ़ा के 1 लाख पर मंथ कर दी गई। एंड इनको पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता था 45,000, उसको 2018 में 70,000 पर मंथ कर दिया गया। देन कुछ ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए इनको 45,000 रुपये मिलते थे, उनको 60,000 कर दिया गया पर मंथ 2018 में ही। एंड 2010 में अर्लियर इन 2010 द डेली अलाउंसेस वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1,000 रुपीज पर डे टू 2,000 रुपीज ईच डे ऑफ रेसिडेंस ऑन ड्यूटी। तो ये सारी कुछ बातें थी जो सैलरी एंड अलाउंस से रिलेटेड थी। ओवरऑल दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगले वीडियो में पार्लियामेंट को कंटिन्यू करेंगे। पार्लियामेंट एक बड़ा चैप्टर है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको कवर करने में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।